द बेल जार चैप्टर 14 बाय सिल्विया प्लाथ। एकदम अंधेरा था। मुझे अंधेरा तो महसूस हुआ पर कुछ और नहीं, और मेरा सिर ऊपर उठा मानो किसी कीड़े का सिर हो, कोई कराह रहा हो। तभी एक बड़ा सख्त वजन मेरे गाल पर पत्थर की दीवार की तरह टूटा और कराहना बंद हो गया। सन्नाटा वापस लौट आया और उसी तरह शांत हो गया जैसा काला पानी गिरे हुए पत्थर पर अपनी पुरानी सतह पर वापस आ जाता है। एक ठंडी हवा बह रही थी। मुझे तेज रफ्तार से एक सुरंग से नीचे धरती में लाया जा रहा था। फिर हवा थम गई। दूर से विरोध और असहमति जताती कई आवाजें और गड़गड़ाहट सुनाई दी। फिर आवाजें थम गई। मेरी आंख पर एक छेनी सी चुभ गई और रोशनी का एक छेद खुल गया, मानो मुंह हो या जख्म, जब तक कि अंधेरे ने उसे फिर से जकड़ नहीं लिया। मैंने रोशनी की दिशा से दूर लुढ़काने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंगों को माँ के हाथों की तरह हाथों ने जकड़ लिया और मैं हिल नहीं पा रही थी। मुझे लगने लगा कि मैं किसी भूमिगत कक्ष में हूँ, जो चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से जगमगा रहा था, और वह कक्ष ऐसे लोगों से भरा हुआ था जो किसी कारणवश मुझे नीचे दबाए हुए हैं। तभी छेनी ने फिर से वार किया और प्रकाश मेरे सिर में कूद पड़ा, और घने गर्म रोएदार अंधेरे के बीच से एक आवाज चिल्लाई, माँ। हवा सांस लेती हुई मेरे चेहरे पर खेलती रही। मुझे अपने चारों ओर एक कमरे का आकार महसूस हुआ। खुली खिड़कियों वाला एक बड़ा कमरा। मेरे सिर के नीचे एक तकिया ढल गया और मेरा शरीर बिना किसी दबाव के पतली चादरों के बीच तैर रहा था। तभी मुझे गर्माहट महसूस हुई, मानो मेरे चेहरे पर कोई हाथ रख रहा हो। मैं शायद धूप में लेटी हूँ। अगर मैं आंखें खोलती तो मुझे रंग और आकृतियाँ नर्सों की तरह मुझ पर झुकी हुई दिखाई देती। मैंने अपनी आंखें खोली। एकदम अंधेरा था। मेरे बगल में कोई सांसें ले रहा था। मैंने कहा, मैं देख नहीं सकती। अंधेरे में से एक खुशनुमा आवाज आई, दुनिया में बहुत सारे अंधे लोग हैं। एक दिन तुम्हारी शादी किसी अच्छे अंधे आदमी से होगी। छेनी वाला आदमी वापस आ गया था। मैंने कहा, तुम परेशान क्यों हो? इसका कोई फायदा नहीं है। तुम्हें ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। उसकी उंगलियां मेरी बाईं आंख के ऊपर बड़े दर्द करते हुए दांतों को टटोल रही थी। फिर उसने कुछ ढीला किया और रोशनी का एक खुरदुरा सा छेद दिखाई दिया, मानो दीवार में कोई छेद हो। एक आदमी का सिर उसके किनारों से झांक रहा था। क्या तुम मुझे देख सकती हो? हाँ। क्या आप कुछ और देख सकती हैं? तभी मुझे याद आया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दूरी कम हो गई और अंधेरा छा गया। मैं अंधी हूँ। बकवास। यह तुमसे किसने कहा? नर्स, वह आदमी खींच कर बोला। उसने मेरी आंख पर पट्टी बांधी। तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारी नजर बिल्कुल ठीक है। कोई तुम्हें देखने के लिए। नर्स मुस्कुराई और गायब हो गई। मेरी माँ मुस्कुराते हुए बिस्तर के पास आई। उन्होंने बैंगनी रंग की कार्टफील वाली ड्रेस पहनी हुई थी और वो बहुत बुरी लग रही थी। एक लंबा चौड़ा लड़का उसके पीछे पीछे आ रहा था। पहले तो मैं समझ नहीं पाई कि वो कौन है, क्योंकि मेरी आंख थोड़ी ही खुली थी। लेकिन फिर मैंने देखा कि वो मेरा भाई था। उन्होंने कहा कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो। मेरी माँ बिस्तर के किनारे बैठ गई और मेरे पैर पर हाथ रखकर वह प्यार और झिझक से भरी लग रही थी, और मैं चाहती थी कि वह चली जाए। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ कहा था, कि तुमने मुझे बुलाया था। वह रोने को तैयार लग रही थी। उनका चेहरा मुरझा गया और पीले जेली की तरह कांपने लगा। आप कैसी हैं? मेरे भाई ने पूछा। मैंने अपनी माँ की आंखों में देखा। वही, मैंने कहा। उसके पास एक आगंतुक है।
मुझे कोई आगंतुक नहीं चाहिए। नर्स बाहर आई और हॉल में किसी से फुसफुसाकर बोली। फिर वह वापस आई। क्या तुमसे मिलना बहुत चाहोगे? पर नीचे उन अपरिचित सफेद रेशमी पैजामे से बाहर निकले पीले पैरों को देखा जो उन्होंने मुझे पहनाए थे। जब मैं हिलती थी तो त्वचा ढीली होकर हिलती थी, मानो कोई मांसपेशी ही ना हो, और वह काले बालों की मोटी मोटी लटों से ढकी हुई थी। कौन है भाई? कोई आपका परिचित? उसका नाम क्या है? जॉर्ज बेकवेल। मैं किसी जॉर्ज बेकवेल को नहीं जानती। वह कहता है कि वह तुम्हें जानता है। तभी नर्स बाहर चली गई और एक बहुत ही परिचित लड़का अंदर आया और बोला, क्या आप बुरा मानेंगी अगर मैं आपके बिस्तर के किनारे बैठ जाऊं? उसने सफेद कोट पहना हुआ था और मुझे उसकी जेब से एक स्टेथोस्कोप निकलता हुआ दिखाई दिया। मुझे लगा कि कोई ऐसा होगा जिसे मैं जानती हूँ और जिसने डॉक्टर का वेश धारण किया है। मैंने सोचा था कि यदि कोई अंदर आए तो मैं अपनी टांगें ढक लूंगी, लेकिन अब मैंने देखा कि बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए मैंने उन्हें वैसे ही बाहर निकाल दिया जैसे वे थे, घृणित और बदसूरत। यह मैं हूँ। मैंने सोचा, मैं यही हूँ। तुम्हें मैं याद हूँ, है ना एस्तर? मैंने अपनी अच्छी आंख की दरार से लड़के के चेहरे को देखा। दूसरी आंख अभी तक नहीं खुली थी, लेकिन आंखों के डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाए। लड़के ने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे मैं कोई नया रोमांचक जानवर हूँ, और वह हंसने वाला ही था। तुम्हें मैं याद हूँ ना एस्तर? वह धीरे से बोला, जैसे कोई किसी सुस्त बच्चे से बात करता है। मैं जॉर्ज बेकवेल हूँ। मैं तुम्हारे चर्च जाता हूँ। तुमने एक बार एमहर्स्ट में एक रूममेट के साथ डेटिंग की थी। मुझे लगा कि मैंने उस समय उस लड़के के चेहरे को पहचान लिया था। वह स्मृतियों के किनारे पर धुंधले ढंग से मंडरा रहा था। उसका चेहरा, जिसे मैं कभी नाम ना देने की जहमत नहीं उठा पाऊंगी। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं इस अस्पताल में हाउसमैन हूँ। वह जॉर्ज बेकवेल अचानक डॉक्टर कैसे बन गया? मैं यही सोच रही थी। वो भी मुझे असल में जानता नहीं था। वो बस ये देखना चाहता था कि एक पागल लड़की जो खुदकुशी करने पर उतारू हो कैसी दिखती है। मैंने अपना चेहरा दीवार की ओर कर लिया। बाहर निकलो, मैंने कहा। यहाँ से निकल जाओ और वापस मत आना। मैं दर्पण देखना चाहती हूँ। नर्स व्यस्तता से गुनगुना रही थी और एक के बाद एक दराज खोल रही थी तथा मेरी माँ द्वारा खरीदे गए नए अंडरवियर, ब्लाउज, स्कर्ट और पैजामा को काले रंग के पेटेंट लेदर के ओवरनाइट केस में ठूस रही थी। मैं दर्पण क्यों नहीं देख सकती? मुझे एक म्यान पहचाना गया था जो धूसर और सफेद रंग की धारियों वाला था। जैसे ही गद्दे पर टिक टिक हो रही थी, एक साथ एक चौड़ी चमकदार लाल बेल्ट थी और उन्होंने मुझे एक आराम कुर्सी पर बैठा दिया था। मैं क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि बेहतर होगा कि तुम ऐसा ना करो। नर्स ने रात भर के केस का ढक्कन हल्की सी आवाज के साथ बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि तुम बहुत सुंदर नहीं दिखती। ओह, मुझे बस देखने दो। नर्स ने आह भरी और अपने ऊपर वाले कैबिनेट का दराज खोला। उसने लड़की के फ्रेम में लगा एक बड़ा सा आईना निकाला, जो कि ब्यूरो से संपर्क किया और मुझे इसे सौंप दिया। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि आखिर दिक्कत क्या है, और कोई आईना नहीं बल्कि एक तस्वीर थी। आप यह नहीं बता सकते थे कि तस्वीर में क्या दिख रहा, व्यक्ति पुरुष है या महिला, क्योंकि उसके बाल मुड़े हुए थे और उसके सिर पर चिकने पंखों जैसे गुच्छे उगे हुए थे। व्यक्ति के चेहरे का एक हिस्सा बैंगनी था और एक बेढंगा सा उभरा हुआ था। किनारों पर एक हरा और हल्का पीला हो गया था। व्यक्ति का मुंह हल्का भूरा था, जिसके दोनों कोनों पर गुलाबी रंग का घाव था। चेहरे के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात थी
चमकीले रंगों का अलौकिक समूह। मैं मुस्कुराई। दर्पण में दिख रहे व्यक्ति के मुंह पर मुस्कुराहट फैल गई। दुर्घटना के 1 मिनट बाद एक नर्स दौड़ कर आई। उसने टूटे हुए दर्पण पर नजर डाली और मुझे, जो उस सफेद टुकड़े के ऊपर रखा था, देखा और उस युवा नर्स को कमरे के बाहर ढकेल दिया। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? मैं उसे कहते हुए सुन सकती थी, लेकिन मैं केवल, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? मैंने हल्के ध्यान से सुना। कोई भी आईना गिर सकता है। मुझे समझ नहीं आया कि उन्हें इतना उत्तेजित क्यों होना चाहिए। दूसरी बड़ी नर्स कमरे में वापस आई। वह हाथ जोड़े खड़ी थी और मुझे घूर रही थी। 7 साल का दुर्भाग्य। क्या? मैंने कहा। नर्स ने अपनी आवाज ऊंची की, जैसे किसी बहरे व्यक्ति से बात कर रही हो। 7 साल का दुर्भाग्य। युवा नर्स एक डस्टपेन और एक ब्रश लेकर लौटी और चमकदार टुकड़ों को झाड़ने लगी। मैंने कहा, यह तो केवल अंधविश्वास है। हाँ। दूसरी नर्स ने घुटनों के बल बैठकर नर्स से ऐसे बातें की जैसे मैं वहां थी ही नहीं। तुम्हें पता है कि वे उसकी देखभाल कहाँ करेंगे? एम्बुलेंस की पिछली खिड़की से मुझे एक के बाद एक जानी पहचानी सड़कें दिखाई दे रही थी, जो दूर तक फैली गर्मियों की हरियाली में बदल रही थी। मेरी माँ एक तरफ बैठी थी और मेरा भाई दूसरी तरफ। मैंने एक दिखावा किया था कि मुझे नहीं पता कि मैं शहर को देख सकूं, कि मेरे गृह नगर के अस्पताल वाले अस्पताल में क्यों ले जा रहे हैं, ताकि क्या कहेंगे। वे तुम्हें एक विशेष वार्ड में रखना चाहते हैं, मेरी माँ ने कहा। हमारे अस्पताल में उस तरह के वार्ड नहीं है। मैं जहाँ थी, मुझे वह जगह पसंद थी। मेरी माँ का मुंह कस गया। तुम्हें तो बेहतर व्यवहार करना चाहिए था। क्या? तुम्हें वह शीशा नहीं तोड़ना चाहिए था। तब शायद वे तुम्हें रहने देते। लेकिन मैं यह जानती थी कि दर्पण का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बिस्तर पर गर्दन तक चादर ओढ़े बैठी थी। मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ? मैं बीमार नहीं हूँ। नर्स ने कहा, वार्ड राउंड्स के बाद आप उठ सकती हैं। उसने बिस्तर के पर्दे पीछे सरकाए और देखा कि बगल वाले बिस्तर पर एक मोटी जवान इतालवी लड़की लेटी हुई है। उस इतालवी लड़की के माथे से शुरू होकर घने काले घुंघराले बालों का एक गुच्छा था, जो एक पहाड़ी पोम्पाडोर के ऊपर उठता हुआ उसकी पीठ के नीचे की ओर लहरा रहा था। जब भी वह चलती, बालों का यह विशाल गुच्छा उसके साथ हिलता, मानो सख्त काले कागज से बने हो। औरत ने मेरी तरफ देखा और खिलखिलाकर हंसी। तुम यहाँ क्यों हो? उसने जवाब का इंतजार नहीं किया। मैं अपनी फ्रांसीसी कनाडाई सास की वजह से यहाँ हूँ। वह फिर खिलखिलाकर हंसी। मेरे पति जानते हैं कि मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर भी उन्होंने कहा कि वह हमसे मिलने आ सकती है, और जब वह आई तो मेरी जीभ बाहर निकल गई। मैं खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने मुझे इमरजेंसी में भर्ती कराया और फिर मुझे यहाँ रखा। उसने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, अखरोटों के साथ। फिर उसने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने अपना पूरा चेहरा दूसरी ओर घुमाया, जिसके उभरे हुए बैंगनी और हरे रंग के बाल थे। मैंने खुद को मारने की कोशिश की। उस औरत ने मुझे घूरा। फिर जल्दी से उसने अपनी बेड टेबल में एक फिल्म पत्रिका उठाई और उसे पढ़ने का नाटक किया। मेरे बिस्तर के सामने का दरवाजा खुला और सफेद कोट पहने एक युवा लड़के लड़कियों का एक पूरा झुंड अंदर आया। साथ में एक बूढ़ा सफेद बालों वाला व्यक्ति भी था। वे सब चमकदार बनावटी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहे थे। वे मेरे बिस्तर के नीचे जमा हो गए। और आज सुबह आप कैसा महसूस कर रही हैं, मिस ग्रीनवुड? मैंने यह तय करने की कोशिश की कि उनमें से किसने बात की थी। मुझे लोगों के समूह के सामने कुछ भी कहना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब मैं लोगों के समूह से बात करती हूँ
तो मुझे हमेशा किसी एक को चुनकर उससे बात करनी पड़ती है। और जब मैं बात कर रही होती हूँ तो मुझे लगता है कि बाकी लोग मुझे घूर रहे हैं और नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। मुझे उन लोगों से भी नफ़रत है जो खुशी-खुशी अपना हाल-चाल पूछते हैं, जबकि उन्हें पता होता है कि आप बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं। क्या उम्मीद करते हैं कि आप ठीक कहेंगे? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बेकार। किसी ने कहा कि एक लड़के ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपना सिर झुका लिया। किसी और ने क्लिपबोर्ड पर कुछ लिखा। फिर किसी ने सीधा, गंभीर चेहरा बनाकर पूछा, और तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? मुझे लगा कि उस होशियार ग्रुप के साथ कुछ लड़के लड़कियां बड़ी विलाट के दोस्त होंगे। उन्हें पता होगा कि मैं उसे जानती हूँ और वह मुझसे मिलने के लिए बेउत्सुक होंगे और बाद में आपस में मेरे बारे में गपशप करेंगे। मैं ऐसी जगह जाना चाहती थी जहाँ कोई भी मेरा जानने वाला कभी ना आ सके। मुझे नींद नहीं आ रही। उन्होंने मुझे बीच में ही टोक दिया, लेकिन नर्स कह रही है कि तुम कल रात सोए थे। मैंने चारों ओर नए अजीब चेहरों के अर्धचंद्राकार घेरों को देखा। मैं पढ़ नहीं सकती। मैंने ऊंची आवाज में कहा, मैं खा नहीं सकती। मुझे याद आया कि जब से मैं होश में आई हूँ तब से मैं बहुत ज़्यादा खा रही हूँ। समूह के लोग मुझसे मुंह मोड़कर धीमी आवाज में आपस में कुछ बुदबुदा रहे हैं। आखिरकार वह सफेद बालों वाला आदमी बाहर आया। धन्यवाद मिस ग्रीनवुड। स्टाफ का एक डॉक्टर आपको तुरंत देखेगा। फिर समूह इतावली महिला के बिस्तर की ओर बढ़ा गया। और आज आप कैसा महसूस कर रही हैं श्रीमती? किसी ने पूछा। एक नाम लंबा और एक एल से भरा हुआ लग रहा था, जैसे श्रीमती टोमोलिलो। श्रीमती टोमोलिलो खिलखिला उठी। ओह, मैं ठीक हूँ डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उन्होंने अपनी आवाज़ धीमी की और उससे फुसफुसाया जो मैं नहीं सुन पाई। समूह में से एक दो लोगों ने मेरी तरफ देखा। किसी ने कहा, ठीक है श्रीमती टोमोलिलो, और कोई बाहर आया और हमारे बीच बिस्तर का पर्दा सफेद दीवार की तरह खींच दिया। मैं अस्पताल की 4 दीवारों के बीच घास के चौक में एक लकड़ी की बेंच पर एक सिरे पर बैठी थी। मेरी माँ अपने बैंगनी रंग की काई व्हील ड्रेस पहने दूसरे सिरे पर बैठी थी। उन्होंने अपना सिर एक तरफ टिका रखा था, तर्जनी उंगली गाल पर और एक अंगूठा नीचे ठुड्डी पर रखा था। श्रीमती टोमोलिलो अपनी बेंच पर किसी काले बालों वाले हंसमुख इतावली व्यक्ति के साथ बैठी थी। जब भी मेरी माँ हिलती, श्रीमती टोमोलिलो उनकी नकल करती। जब श्रीमती टोमोलिलो अपनी तर्जनी उंगली गाल पर और अंगूठा ठुड्डी के नीचे रखकर बैठी थी और उनका सिर उदासी से एक तरफ झुका हुआ था, मैंने अपनी धीमी आवाज में माँ से कहा, हिलना मत, वह औरत तुम्हारी नकल कर रही है। मेरी माँ ने चारों ओर देखा, लेकिन पलक झपकते ही श्रीमती टोमोलिलो ने अपने मोटे सफेद हाथों को अपनी गोद में रख लिया और अपने दोस्तों से जोर जोर से बातें करने लगी। क्यों नहीं? वह तो नहीं है, मेरी माँ ने कहा। वह तो हम पर ध्यान भी नहीं दे रही है। लेकिन जैसे ही मेरी माँ ने दोबारा मेरी ओर मुड़कर देखा, श्रीमती टोमोलिलो ने अपनी उंगलियों के पोरों से मेरी माँ की तरह आपस में मिलाया और मेरी एक और काली उपहासपूर्ण नजर से देखा। लॉन डॉक्टरों से सफेद हो गया था। जब तक मैं और मेरी माँ वहां बैठे रहे, ऊंची ईंटों की दीवारों के बीच से आती धूप की सकरी किरण में डॉक्टर मेरे पास आते रहे और अपना परिचय देते रहे। मैं डॉक्टर सोनसो हूँ। उसमें से कुछ इतने युवा दिखते थे कि मैं समझ गई कि वे असली डॉक्टर नहीं हो सकते, और उनमें से एक का नाम भी अजीब था, जो डॉक्टर सिफिलिस जैसा लग रहा था। मैंने अपने संदिग्ध नकली नामों की तलाश शुरू कर दी और निश्चित रूप से एक काले बालों वाला व्यक्ति जो डॉक्टर गार्डन जैसा दिखता था, सिवाय इसके कि उसकी त्वचा काली थी जहां डॉक्टर गार्डन की त्वचा सफेद थी। वह अंदर आया और बोला,
मैं डॉक्टर पैनक्रियाज हूँ। और उसने मुझसे हाथ मिलाया। अपना परिचय देने के बाद सभी डॉक्टर सुनने की दूरी पर खड़े थे। केवल मैं अपनी माँ से यह बता नहीं सकी कि वे हमारी तरफ कहीं एक बिना सुने ही लिख रहे थे। इसलिए मैं झुक गई और उनके कान में फुसफुसाई। मेरी माँ तेजी से पीछे हट गई। ओह एस्थर, काश तुम सहयोग करती। वे कहते हैं कि तुम सहयोग नहीं करती। वे कहते हैं कि तुम किसी डॉक्टर से बात नहीं करती और ना ही ऑक्यूपेशन थेरेपी में कुछ करोगी। मुझे यहाँ से निकलना होगा, मैंने उससे मतलबी लहजे में कहा। तभी मैं ठीक होऊंगी। तुमने मुझे यहाँ फंसाया है, मैंने कहा। तुम मुझे बाहर निकालो। मैंने सोचा, यदि मैं अपनी माँ को इस अस्पताल से बाहर निकालने के लिए राजी कर सकूं, तो मैं उनकी सहानुभूति पर काम कर सकती हूँ, जैसे नाटक में मस्तिष्क रोगों से पीड़ित उस लड़के ने किया था, और उन्हें समझा सकती हूँ कि क्या करना सबसे अच्छा है। मुझे हैरानी हुई जब मेरी माँ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश करूँगी, चाहे किसी बेहतर जगह पर ही क्यों न पहुँचूं। अगर मैं तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश करूं, उन्होंने मेरे घुटने पर हाथ रखते हुए कहा, वादा करो कि तुम ठीक हो जाओगी। मैं घूमी और डॉक्टर सिफिलिस को घूरा, जो मेरी कोहनी पर खड़े एक छोटे लगभग अदृश्य पैड पर नोट ले रहे थे। मैं वादा करती हूँ, मैंने ऊंची और स्पष्ट आवाज में कहा। निग्रो ने खाने की गाड़ी को मरीजों के भोजन कक्ष में पहुंचा दिया। अस्पताल का मनोरोग वार्ड बहुत छोटा था, सिर्फ एल आकार के 2 गलियारे, कमरों से सटे हुए, और ऑपरेशन रूम के पीछे बिस्तरों का एक कोना, जहां मैं और एल आकार के कोनों में एक खिड़की के पास एक छोटी सी जगह जिसमें एक मेज की कुछ सीटें थी, जो हमारा लाउंज और भोजन कक्ष था। आमतौर पर खाना लाने वाला कोई सिकुड़ा हुआ बूढ़ा गोरा आदमी होता था, लेकिन आज एक हमारा निग्रो के साथ नीली स्टोलेल्स हील वाली एक महिला थी, और वह उसे बता रही थी कि उसे क्या करना है। निग्रो बार बार मुस्कुरा रहा था और बेतुके अंदाज से हंस रहा था। फिर वह एक ट्रे लेकर हमारी मेज पर आया, जिस पर 3 ढक्कनदार टिन के बर्तन रखे थे, और बर्तनों को पटकने लगा। वह औरत कमरे के बाहर चली गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। जब वह निग्रो बर्तन को पटक रहा था, फिर उन दागदार चांदी और मोटी सफेद चीनी मिट्टी की प्लेटों को वह बड़ी बड़ी घूरती आंखों से घूर रही थी। मैं कह सकती थी कि उसके पहले हम सब पागल लोग थे। मेज पर बैठे किसी ने भी टिफिन के बर्तन के ढक्कन हटाने की जरा भी कोशिश नहीं की, और नर्स पीछे खड़ी होकर देख रही थी कि क्या हम में से कोई उसके आने से पहले ढक्कन हटा देता है। आमतौर पर श्रीमती टोमोलिलो एक छोटी माँ की तरह ढक्कन हटाकर सबको खाना परोसती थी, लेकिन फिर उन्हें भेज दिया गया और कोई भी उनकी जगह लेने को तैयार नहीं हुआ। मैं भूख से मर रही थी, इसलिए मैंने पहले कटोरे का ढक्कन उठा लिया। यह बहुत अच्छी बात है एस्थर, नर्स ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। क्या आप कुछ बीन्स लेकर दूसरों को देना चाहेंगी? मैंने अपने लिए हरी बीन्स की एक कटोरी निकाली और मुड़कर अपने दाहिनी ओर बैठी लाल बालों वाली विशालकाय महिला को ट्यूरिन दिया। यह पहली बार था जब उस लाल बालों वाली महिला को मेज तक आने की इजाजत मिली थी। मैंने उसे एक बार एल आकार के गलियारे के बिल्कुल आखिर में चौकोर अंदर गली की ओर लगी खिड़कियों पर लगे सलाखों वाले एक खुले दरवाजे के सामने खड़े देखा था। वह अशिष्ट तरीके से चिल्ला रही थी और हंस रही थी तथा गरजते हुए डॉक्टरों पर अपनी जांघों पर थप्पड़ मार रही थी, और सफेद जैकेट वाला अटेंडेंट जो वार्ड में उस छोर पर लोगों की देखभाल कर रहा था, हॉल के रेडिएटर के सहारे झुका हुआ था और हंसते हंसते बीमार लग रहा था।
लाल बालों वाली औरत ने मुझसे ट्यूरिन छीनकर उसे अपनी प्लेट में उलट दिया। बीन्स उसके सामने ढेर हो गए और उसकी गोद में, फिर जमीन पर सख्त चिकने तिनकों की तरह बिखर गए। ओह श्रीमती मूल, नर्स ने उदास स्वर में कहा, मुझे लगता है कि आज आपको अपने ही कमरे में खाना खाना चाहिए। और उसने ज्यादातर फलियां ट्यूरिन में वापस रख दी और मिसेस मोल के बगल वाले व्यक्ति को दे दी। मिसेस मोल को ले गई। हॉल से नीचे कमरे पर पूरे रास्ते मिसेस मोल बार बार घूमकर हमें घूरती रही और भद्दी भौंकने वाली आवाजें निकालती रही। निग्रो वापस आ गया था और उन लोगों की खाली प्लेटें इकट्ठा करना शुरू कर दिया था जिन्होंने अभी तक कोई बीन्स नहीं परोसी थी। मैंने उससे कहा, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, आप बस इंतजार कर सकते हैं। निग्रो ने बनावटी आश्चर्य से आंखें चौड़ी कर ली। उसने चारों ओर देखा। नर्स अभी तक मिसेस मोल को बंद करके नहीं लौटी थी। निग्रो ने मुझे धीरता से झुककर प्रणाम किया। मिस मकीमक, उसने धीरे से कहा। मैंने दूसरे यूरिन का ढक्कन उठाया और उसमें से मैक्रोनी का एक टुकड़ा निकाला जो बिल्कुल ठंडा था और एक गोंद जैसे पेस्ट में चिपका हुआ था। तीसरा और आखिरी यूरिन बीन से भरा हुआ था। अब मुझे अच्छी तरह से पता था कि आप खाने में 2 तरह की फलियां एक साथ नहीं परोसते, फलियां और गाजर, फलियां और मटर। हो सकता है, लेकिन फलियां और फलियां कभी नहीं। निग्रो बस यह देखना चाह रहा था कि हम कितने लोग होंगे। नर्स वापस आ गई और निग्रो दूर चला गया। मैंने जितना हो सका उतना बेल्ट बीन्स खा लिया। फिर मैं मेज से उठी और एक तरफ मुड़ी जहां वेल्ड बीन्स खा लिया, जहां नर्स मुझे कमरे के नीचे से नहीं देख सकती थी, और उस निग्रो के पीछे जो गंदी प्लेटें साफ कर रहा था। मैंने अपना पैर नीचे खींचा और उसके पैर की पिंडली पर एक तेज जोरदार लात मारी। निग्रो चीखता हुआ उछल पड़ा और मेरी तरफ आंखें घुमाई। ओह मिस, वह कराते हुए अपना पैर रगड़ते हुए बोला, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें सचमुच ऐसा नहीं करना चाहिए था। यही तो तुम्हें मिलेगा, मैंने कहा और उसकी आंखों में देखा। क्या तुम आज उठना नहीं चाहते? नहीं, मैं बिस्तर पर और ज्यादा सिमट गई और चादर को अपने सिर पर खींच लिया। फिर मैंने चादर का एक कोना उठाया। नर्स थर्मामीटर हिला रही थी जो उसने अभी अभी मेरे मुंह से निकाला था। देखिए, यह सामान्य है। उसके आने से पहले मैंने थर्मामीटर देखा था, जैसा कि मैं हमेशा करती थी। देखिए, यह एक सामान्य है और इसे क्यों लेती रहती हैं? मैं उसे बताना चाहती थी कि अगर मेरे शरीर में कुछ ही गड़बड़ होता है तो कोई बात नहीं। मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ होने के बजाय मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ होना मुझे ज़्यादा पसंद है। लेकिन यह विचार इतना पेचीदा और थकाऊ लग रहा था कि मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस बिस्तर पर गई और धंस गई। तभी चादर के ऊपर से मुझे अपने पैर का एक हल्का सा तकलीफदेह दबाव महसूस हुआ। मैंने बाहर झांका। नर्स ने थर्मामीटर की ट्रे मेरे बिस्तर पर रख दी और उसने अपनी पीठ घुमाकर मेरे बगल में लेटे हुए श्रीमती डोमोलिलो की जगह एक व्यक्ति की नब्ज टटोली। एक भारी शरारत मेरी नसों में चुभ रही थी, किसी ढीले दांत के दर्द की तरह चुभती और आकर्षक। मैंने जम्हाई ली और हिली, मानो करवट बदलने वाली थी, और अपना पैर डिब्बे के नीचे रख दिया। ओह, नर्स की चीख मदद के लिए पुकार जैसी लग रही थी और एक और नर्स दौड़ी हुई आई। देखो तुमने क्या कर दिया। मैंने अपना सिर चादर से बाहर निकाला और बिस्तर के किनारे ऊपर देखा। उल्टी हुई एनामेल ट्रे के चारों ओर थर्मामीटर के टुकड़ों का एक तारा चमक रहा था
और पारे के गोले आकाशीय ओस की तरह कांप रहे थे। मैंने कहा, मुझे माफ़ करना, यह एक दुर्घटना थी। दूसरी नर्स ने मुझे बुरी नज़र से देखा। तुमने जानबूझकर ऐसा किया। मैंने तुम्हें देख लिया था। फिर वह जल्दी से चली गई और लगभग तुरंत ही 2 सेवक आए और मुझे बिस्तर सहित श्रीमती मोल के पुराने कमरे में ले गए। लेकिन इससे पहले कि मैं पारे की एक गेंद उठा पाती, जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, मुझे निग्रो का चेहरा दिखाई दिया, जो गुड़ के रंग का चांद था, जो खिड़की की जाली पर उग रहा था। लेकिन मैंने एक दिखावा किया कि मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने अपनी उंगलियां थोड़ी सी खोली, मानो कोई राज छुपाने वाला बच्चा हो, और अपनी हथेली में रखे चांदी के गोले को देखकर मुस्कुराई। अगर मैं उन्हें गिरा देती तो वह अपनी ही लाखों छोटी छोटी प्रतिकृतियों में टूट जाता, और अगर मैं धक्का देती तो उन्हें एक दूसरे के पास रखने पर वे बिना किसी दरार के पुनः एक पूरे में मिल जाएंगे। मैं मुस्कुराई और छोटी सी चांदी की गेंद को देखकर मुस्कुराई। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उन्होंने श्रीमती मोल के साथ क्या किया होगा। थैंक यू।